नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइन। फिर विवादों में आई राफेल डील, भारत के साथ हुए सौदे की जांच करेगा फ्रांस, जज की हुई नियुक्ति। पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री, 4 महीने में राज्य को मिलेगा तीसरा मुख्यमंत्री। चुनावी माहौल के बीच लखनऊ पहुंचे आप नेता संजय सिंह, पूर्व सीएम अखिलेश यादव से की मुलाकात। पंजाब में बिजली संकट पर सियासत, आम आदमी पार्टी ने घेरा सीएम का फार्म हाउस, बैरिकेड तोड़े, पुलिस ने की पानी की बौछार। और आमिर खान का 15 साल बाद दूसरी पत्नी किरण राव से हुआ तलाक, दोनों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके दी जानकारी। पहली खबर राफेल डील से जुड़ी है। फ्रांस के साथ हुए भारत के राफेल सौदे को लेकर फ्रांस की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भारत के साथ करीब 59,000 करोड़ रुपए के राफेल सौदे में कथित भ्रष्टाचार की अब फ्रांस में न्यायिक जांच होगी। इस जांच के लिए एक फ्रांसीसी जज को नियुक्त भी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2016 में दोनों देशों के बीच हुई इस डील की अत्यधिक संवेदनशील जांच औपचारिक तौर पर 14 जून से शुरू हो गई थी। बता दें कि साल 2016 में भारत सरकार ने फ्रांस से 36 राफेल विमानों का सौदा किया था, जिसके तहत 1 दर्जन राफेल विमान भारत को मिल भी गए हैं। जिस समय ये डील हुई थी उस समय भारत में काफी विवाद हुआ था। लोकसभा चुनाव से पहले राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी बड़े एक्साइटेड से हो गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि सच अब सामने आ जाएगा। राहुल गांधी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उनकी समझ क्या है, ये तो किसी के समझ में नहीं आता। इस केस को लेकर के बहुत बवाल हो चुका। ये लोग 2019 चुनाव से पहले भी इस मुद्दे को इन लोगों ने उठाया था। मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। उस वक्त भी फ्रांस में बहुत सारे एनजीओज और मीडिया आउटलेट्स, इन लोगों ने लगातार इसकी डिमांड उठाई कि भाई जांच हो। ये एक बात समझ लीजिए कि ये एक इंटरनेशनल जो लेफ्ट लिबरल कबाल का जो गैंग है, वो उसके तरफ से लगातार इस चीज़ को साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इसमें घोटाला हुआ है। अब ये जांच अभी शुरू हुई है और ये लोग खुशियां मनाने लग गए। तो खैर, जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसका लब्बो लुभाव मैं आपको बता देता हूं। ये डील सरकारों के बीच में हुई है। इसमें कोई बिचौलिया नहीं है। फ्रांस की सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि वहाँ जो आरोप लग रहे हैं कि जो राफेल ने दरअसल एक प्राइवेट कंपनी, मतलब अंबानी इसको जो है वो इसमें पार्टनर बनाया और ये किया वो किया, बहुत सारी चीज़ें। अब डील किसके किसके बीच हुई? 2 सरकारों के बीच। और फ्रांस की सरकार ये कह रही है कि जो डिसॉल्व कंपनी है, तो वो कंपनी किसे अपना पार्टनर बना रही है, इसमें न भारत सरकार का कोई रोल है, न इसमें फ्रांस की सरकार का कोई रोल है। अब ये लोग कह रहे हैं भाई अडानी अंबानी जो एक नैरेटिव है, तो इसमें कुछ आने जाने वाला है नहीं। रीज़न ये है कि ये जो पूरा डील है, इसको समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से कि सरकार ने भी जब सुप्रीम कोर्ट ने कागजात मांगे थे तो बंद लिफाफा में दिया गया था और जजेस ने उस बंद लिफाफे को खोल के सारी जानकारियां हासिल की। पढ़ने के बाद उसमें क्या डिटेल था, ये लोग डिटेल्स मांग रहे थे कि सरकार ने क्या क्या जानकारी दी है, इसको पब्लिक किया जाए। लेकिन कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि ये बहुत ही सेंसिटिव मसला है, इसमें कोई भी डिटेल पब्लिक नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये जो राफेल जो हिंदुस्तान के अंदर आए हैं, वो हिंदुस्तान के नीड के मुताबिक कैसे हथियार होंगे, किस तरह का उसका सिस्टम होगा, अंदर क्या होगा, बाहर से क्या होगा, ये तमाम चीज़ें, उसकी विपनरी कैसी होगी, किस तरह से वो ग्राउंड के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, क्या रडार, ये सारी चीज़ें
इंडिया स्पेसिफिक तैयार की गई है और ये एक सीक्रेट बात है। अगर इसको पब्लिक कर दिया गया तो कल पाकिस्तान, चाइना और हिंदुस्तान के जो दुश्मन मुल्क हैं उनको मालूम चल जाएगा कि भाई राफेल के अंदर आखिर है क्या, और उसके लिए फिर उसका वो डिफेंस भी क्रिएट कर लेंगे। हिंदुस्तान का विपक्ष इस बात को जानता है कि पूरी जानकारी कोई भी सरकार पब्लिक नहीं कर सकती है और ये लगातार इस डील के ऊपर बवाल मचा रहे हैं। एक कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। राफेल का यही गत पहले भी हुआ था और ये फ्रांस में जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है इसका भी जो नतीजा निकलने वाला है वो भी यही निकलेगा। जी, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो बन नहीं पाए, लेकिन राजनीतिक परिवार में रहकर उन्होंने ये अच्छी तरीके से सीख लिया कि हर मुद्दे पर घटिया राजनीति कैसे की जाती है। अब रुख करते हैं दूसरी खबर का। तीरथ सिंह रावत के शुक्रवार की रात अपने पद से इस्तीफा देने के बाद अब उत्तराखंड को 4 महीने में तीसरा मुख्यमंत्री मिल गया है। उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री तय करने के लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पार्टी मामलों के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम मौजूद रहे। इस बैठक में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लग गई। पुष्कर सिंह धामी खटीमा से विधायक हैं। वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी माने जाते हैं। धामी पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी के ओएसडी रहे हैं। धामी की संघ से भी नजदीकियां हैं। डॉक्टर साहब, कांग्रेस वालों का यह कहना है कि बीजेपी उत्तराखंड में खिलौनों की तरह मुख्यमंत्री बदल रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है। दरअसल कोई भी मुख्यमंत्री उसका चुनाव होता है तो उसे उस राज्य के असेंबली का एक सदस्य होना लाजमी है। अब तीरथ सिंह रावत साहब एमएलए थे नहीं, उनको चुनाव लड़ना था। अब ये चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि कोरोना की वजह से चुनाव नहीं होंगे, तो आप समझिए निशाना कहीं और है। राहुल गांधी के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, ये कांग्रेस पार्टी के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है कि खेल कहीं और हो रहा है। एक और देश में मुख्यमंत्री हैं जो एमएलए नहीं है, उनका नाम है ममता बनर्जी। चुनाव अगर उत्तराखंड में कोरोना की वजह से नहीं होते हैं तो चुनाव बंगाल में भी नहीं होंगे। आज तीरथ सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा है, कल चुनाव अगर नहीं होते हैं तो ममता बनर्जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। उस समय जो बवाल होगा उसकी तैयारी चल रही है। और जहाँ तक बात धामी साहब की है तो वो विद्यार्थी परिषद के लीडर रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में वो स्टूडेंट राजनीति करते थे और साथ ही साथ संगठन के अलग अलग पदों पे वो रहे हैं, संघ से जुड़े हुए लोग हैं और इसलिए एक यंग फेस के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन निशाना इस उत्तराखंड के इस फैसले से निशाना ममता बनर्जी की ओर साधा गया है कि ममता बनर्जी को भी अगर चुनाव वहाँ पे नहीं हो पाते कोरोना की वजह से तो ममता बनर्जी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। जी, तो कांग्रेस तो खुद पूरे देश की नजर में खिलौना बन चुकी है, वो खिलौनों से क्या खेलेगी। अब बात उत्तर प्रदेश के चुनावों की। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनावी माहौल के बीच आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह भी लखनऊ पहुंच गए। संजय सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच में बातचीत जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट के ऑफिस में हुई। दोनों नेताओं की इस तरह अचानक हुई मुलाकात ने सियासी सरगर्मियों को बढ़ा दिया है। हालांकि इस बातचीत को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि आप नेता सिर्फ सपा प्रमुख को उनके जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। आम आदमी पार्टी यूपी में अपनी सियासी पकड़ को पिछले काफी वक्त से मजबूत करने में लगी हुई है। संजय सिंह ने 2 दिन पहले गुरुवार को पंचायत चुनाव को लेकर भी यूपी सरकार पर हमला बोला था और कहा था कि प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव योगी सरकार द्वारा अपहृत कर लिया गया है। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि जन्मदिन की बधाई देने के लिए संजय सिंह को ज्यादा ही देर से पहुंचे अखिलेश यादव? ये केजरीवाल का गैंग आधे तो बड़ा बेवकूफ है या फिर पूरे देश को ये लोग बेवकूफ समझते हैं। अखिलेश का आज जन्मदिन नहीं है, वो बीत गया। जिस दिन बधाई देने की जरूरत थी तो उस दिन तो आपने बधाई दी नहीं। और अगर आप प्राइवेटली अगर गए होते मिलने के लिए तो फोटो दिखा करके ट्वीट करने का क्या मतलब था। और उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद अब इसको जब एनालाइज करने आप बैठते हैं तो समझ में आता है कि कुछ दिन पहले तो अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया था कि वो उत्तर प्रदेश की किसी भी बड़ी पार्टी से वो गठबंधन नहीं करने वाले हैं। मतलब कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा, बड़ी पार्टी है। बसपा से
गठबंधन नहीं होगा, वो बड़ी पार्टी है, तो छोटे छोटे पार्टियों के साथ वो गठबंधन करना चाहते हैं। अखिलेश यादव का ये बयान था। और गठबंधन करने के लिए संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता जो यूपी के इंचार्ज हैं, वो वहाँ पे पहुँचे। तो पहली बात क्या समझ में आई? पहली बात समझ में ये आई कि अखिलेश यादव को ये लगता है कि आम आदमी पार्टी एक छोटी पार्टी है। दूसरी बात कि इसमें बातचीत का दायरा क्या हुआ, कितनी सीटें होंगी, कितने जगहों पे दिया जाएगा, ये अभी लंबा खेल होने वाला है। और इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बात इस चीज़ पे नहीं बन पाई, तो वो बाहर आकर के इन्होंने कह दिया बस औपचारिक बातचीत हुई थी, बॉडी लैंग्वेज कुछ खास अच्छे नहीं थे संजय सिंह के। तो ऐसा माना जा सकता है कि अखिलेश यादव ने दो टूक कहा होगा कि 15-20 सीट अगर आप लेकर के समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर आपकी मांग 50 सीटें हो जाए, 60 सीटें हो जाए पूरे यूपी के अंदर में, तो वो हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जी, तो जाहिर सी बात है कि संजय सिंह को आज से पहले तो अखिलेश के जन्मदिन की याद कभी नहीं आई, आज पता नहीं कैसे आ गई। अब बात चौथी बड़ी खबर की। भीषण गर्मी में पंजाब में बिजली संकट गहराया हुआ है। अब इस पर सियासत भी गर्मा गई है। शुक्रवार को शियत बसपा गठबंधन ने प्रदेश में प्रदर्शन किया था। वहीं शनिवार को आम आदमी पार्टी ने सिसवा में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस का घेराव किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की हुई थी। कार्यकर्ताओं ने पहला बैरिकेड तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रदेशाध्यक्ष और सांसद भगवंत मान तबीयत खराब होने के कारण लौट गए। वहीं प्रदर्शन के मद्देनजर सीएम हाउस की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। डॉक्टर साहब, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अकाली दल और भाजपा की सरकार ने निजी बिजली कंपनियों के साथ गलत समझौते किए। आप क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल अपने पुराने ढर्रे पे आ गए हैं। ये नक्सली किस्म की राजनीति करने में उस्ताद हैं। दिल्ली में जब चुनाव होने वाले थे, जब ये इसने नई नई पार्टी बनाई थी, तो बिजली को लेकर के कितना बवाल मचाया था, और हर दिन धरना प्रदर्शन, लाठीचार्ज, ये इनकी राजनीति का स्टाइल है। आज जो हुआ वो प्रदर्शन नहीं, गुंडागर्दी है। सीएम के घर के ऊपर, सीएम के फार्म हाउस के ऊपर, सीएम के किसी मकान के ऊपर आप जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे, आप बैरिकेड्स तोड़ेंगे, ये किस तरह का डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है? ये तो किसी भी हिसाब से तो वायलेंट प्रोटेस्ट है। तो वायलेंस के जरिए राजनीति करना, ये तो नक्सलियों का ट्रेट होता है। तो केजरीवाल ने आज बता दिया कि ये बिजली के मुद्दे के ऊपर वो आगे आने वाले दिनों में वो हिंसक आंदोलन करेंगे, पिटाई होगी, फिर पुलिस चलेगा, फिर उसके बाद मीडिया में, जिसे वो पैसे देकर के पूरी तरीके से ये रख कर रखा है, तो वो हाईलाइट किया जाएगा, बताया जाएगा कि भाई केजरीवाल की पार्टी कितनी ज़्यादा ज़मीन पे जो है वो आंदोलन कर रही है। केजरीवाल के पक्ष में माहौल बनाया जाएगा। लेकिन इस तरह की राजनीति से हर पॉलिटिकल पार्टीज़ को बचना चाहिए। आपको अगर प्रोटेस्ट करना है तो उसके लिए जगह है, उसके लिए बाकायदा आपका एक तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पॉलिटिकल अपोनेंट सीएम हो या कोई भी हो, उसके घर के बाहर आप आंदोलन करना चालू कर दें, उस पार्टी के ऑफिस के बाहर जो आप तोड़फोड़ करना चालू कर दें, किसी लीडर के फार्म हाउस के ऊपर आप अटैक कर दें। ये गंदी राजनीति है। जी, तो पंजाब में कभी बिजली पर सियासत होती है तो कभी सियासत पर बिजली गिर जाती है। ये सूबे के लिए अच्छे संकेत नहीं है। आखिरी खबर आमिर खान से जुड़ी है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की किरण राव से दूसरी शादी भी टूट चुकी है। शादी के 15 साल बाद तलाक लेकर दोनों अलग हो गए हैं। आमिर और किरण ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके फैंस को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वो दोनों अब अपनी जिंदगी को पति पत्नी की बजाय अलग अलग जिएंगे। दोनों की 20 साल की दोस्ती और 15 साल की शादी के बंधन के टूटने की खबर आने के बाद फैंस हैरान हैं। डॉक्टर साहब, वाकई हैरान करने वाली खबर है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो उनका पर्सनल मामला है कि कोई व्यक्ति डाइवोर्स लेता है या फिर साथ में रहता है, ये उनका निजी मामला है। लेकिन आज कैपिटल टीवी में हम इस खबर को इसलिए डिबेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आमिर खान ने ही अपने बेडरूम की बातें सार्वजनिक की थी। वो बातें क्या थी? वो बातें ये थी कि करण राव जो हैं वो बहुत ही डर का माहौल है देश में,
जब से मोदी सरकार आई है तब से उनको डर लगता है और उनको लगता है कि भाई हिंदुस्तान छोड़ के अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आप विदेश चले जाएंगे। अब देखिए, आमिर खान को और किरण राव को बताना चाहिए कि भाई डर किससे लग रहा था, क्या दिक्कत थी। डर की वजह आमिर खान तो नहीं थे, क्योंकि आपने अपने बेडरूम की बातें पब्लिक की हैं, वो भी पॉलिटिकली, इसलिए आपके जो प्राइवेट अफेयर्स हैं वो पब्लिक डिबेट का एक मुद्दा बन गया। और ये मुद्दा बनना भी चाहिए। किरण राव को अब सामने आकर के बताना चाहिए कि किस वजह से, वो कौन सी हरकतें हैं आमिर खान की जिसकी वजह से ये लोग अलग हुए हैं, या किरण राव के साथ की तरफ से क्या गलतियां हुई हैं, क्या उनको डर लग रहा था। ये सारी बातें पब्लिक होनी चाहिए। या फिर ये बताना चाहिए कि कहीं जिस तरीके से आमिर खान ने ये दूसरी शादी की, कहीं तीसरी शादी की प्लानिंग हो, इस वजह से डिवोर्स हो रहा है, जो भी हो। लेकिन आमिर खान का वो बयान कि देश के अंदर डर का माहौल है, मैं अपने बच्चों के लिए चिंतित हूँ, वो आमिर खान के निजी लाइफ को भी वो जिंदगी भर पीछा करता रहेगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।